नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर में संभागीय मीडिया सेंटर शुभारंभ किया, जिसमें इस विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बाद में प्रेस में चर्चा करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर दिग्विजय सिंह को बंटाधार और कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सूची में अनेक अपराधियों को टिकट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में CWC का तो पता नहीं, परिवार ही टिकट बांट रहा है, जिससे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में तलवारें खींची हुई हैं। इस पर केवल एक ही मेरा कमेंट्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो तुष्टीकरण की गारंटी है। ये चारों बातें कांग्रेस के जो लिस्ट आई है पहली और दूसरी, 140 लोग अपराधों की श्रेणी के सूची में जो नाम आए हैं उसके अंतर्गत उनके बारे में समाज में परसेप्शन है। घोर आदतन अपराधी कांग्रेस का जो पुराना मूल चरित्र है, हमने तो जबलपुर के अंदर भी देखा है, ऐसे घोर आदतन अपराधी जिनके ऊपर इनाम जारी है, ऐसे लोगों को भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। परिवारवाद की तो मुझे लगता है कि परिवार टिकट बांट रहा है कांग्रेस। की सीटें तो नकुलनाथ तय करेंगे और नकुलनाथ डिक्लेयर कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच तलवारें खींची है, वाक युद्ध चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो इनको अटॉर्नी ऑफ अधिकार दे दिए किस बात के गाली खाने के। मैंने पूछा था कमलनाथ जी आपने गाली खाने का अधिकार दिया है तो भ्रष्टाचार का भी अधिकार आपको किसी ने दिया होगा, क्योंकि आप करप्शन नाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस की सूची परिवारवाद की गारंटी है, केवल परिवार तक कांग्रेस सिमट गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने दिए, एक सक्षम विकास के लिए प्रतिबद्ध, समाज के लिए सेवा के भाव से काम करने वाले हमारे प्रत्याशी आदरणीय राकेश सिंह जी हैं, आदरणीय अजय बिश्नोई जी हैं, सुशील तिवारी जी हैं और भी हमारे प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं। सभी प्रत्याशी मध्य प्रदेश के अंदर इस बार के चुनाव में जीत का इतिहास बनाएंगे। इतना ही मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के हाथों से हुआ। मीडिया सेंटर के उद्घाटन का मतलब यह स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी और हमारे मीडिया के बंधुओं के बीच में सीधे तौर पर बेहतर तरीके से न केवल कम्युनिकेशन होगा, बल्कि हमारे कार्यक्रम, हमारी आगामी योजनाएं, उसके बारे में भी मीडिया के बंधुओं से बेहतर तरीके से साझा जानकारियां कर सकें। मैं मीडिया के बंधुओं से आग्रह करता हूं कि ये कार्यालय आपके लिए है, आप सबकी सुविधा की दृष्टि से, और इस कार्यालय को आप अपना ही समझते हुए आपका समय यहाँ सरना गुरु
प्रजाभ्यो वयन्द्राः पशुभ्यः सुशान्तभवतु सर्वारिष्टसुखान्तभवतु श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः ध्यानं समर्पयामि। पारैष्णवः जगज्जननी नमः मातृशक्ति नमः जगदम्बिकाय नमः बिल्वपत्रम् के अंतर्गत पत्रकार मित्रों के साथ संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारे अलग अलग प्रकार के जो नेतृत्व पूरे देश के प्रदेश के लोग जो आ रहे हैं उनके लिए भी एक सेंटर आपकी उपलब्धता यहाँ पर होगी कि आपको किसी की बाइट भी करना है, आपको किसी के इंटरव्यूज करना है, ये सारी चीज़ें मीडिया सेंटर के अंदर उपलब्ध होंगी। और बाकी सारी बातें जो हम सब लोग समय समय पर लगातार करते रहे, मैं पुनः एक बार सभी मीडिया के मित्रों को और पूरी मीडिया की टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वाले भाई पीछे करो ना यार, मोबाइल को पीछे करो, इधर आप तुम आगे आओ थोड़ा ना, आगे तो बढ़ो, हमसे ले लेना बड़े आंतरिक द्वंद्व आज के नहीं है, ये तो उनका चरित्र है। ये सिर्फ डबल कांग्रेस की शुरू हो गई है, जनता बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर देख रही है। दूसरी सूची में जल्दी आएगी, जो शेष बचे हुए प्रत्याशी हमारे 94 प्रत्याशी बचे, जल्दी ही अच्छे प्रत्याशी फिर मैदान में होंगे और इस बार के चुनाव में आज तक के इतिहास की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे कहीं नहीं महिलाओं को नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे योजनाबद्ध तरीके से अभी तो 33% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन हम तो संगठन के तंत्र में भी ये ध्यान रखते हैं, इसलिए अच्छी महिला प्रत्याशियों को भी अवसर मिला है और मिलेगा। और आदरणीय शुक्ला जी और मूल मीडिया की जो पूरी टीम है, तो मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज संभाग के मीडिया केंद्र का आज शुभारंभ हुआ है। मां नवदुर्गे के पर्व पर पूजा अर्चना के साथ मीडिया कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और ये मीडिया कार्यालय जो प्रदेश के मीडिया का जो सेंटर है, उसके साथ सभी संभागों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पत्रकार मित्रों की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर की शुरुआत की है। ये परिपूर्ण मीडिया सेंटर होगा। इसके लिए पार्टी के मीडिया विभाग और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों का, सभी छायाकार मित्रों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे और मित्रों का जो मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं सबको बधाई भी देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मीडिया सेंटर कई महीनों में अलग प्रकार का मीडिया सेंटर होगा। यह केवल भाजपा के लिए ही नहीं, अब तो हमारे पत्रकार साथियों के लिए ये सेंटर बेहद खास और सुविधाजनक, इसको हमने परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। इस मीडिया सेंटर में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पत्रकार साथियों की आवश्यकता और जरूरतों को भी विशेष ध्यान में रखा गया है। पार्टी की नियमित प्रेस, नियमित ब्रीफिंग और मीडिया से संबंधित गतिविधियां इस मीडिया सेंटर के अंतर्गत संचालित होंगी और इस सेंटर में आपको हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ताओं के बाइट सेंटर, टीवी डिबेट की जानकारी, पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की जानकारी, पार्टी की रैली और योजनाओं से संबंधित इन सारी बातों की उपलब्धता इस मीडिया सेंटर के अंदर
हमारे सभी पत्रकार मित्रों की सुविधा के लिए यहाँ पर रहेगी। मित्रों, ये मीडिया सेंटर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की दृष्टि से एक ऐसा उपयोगी मीडिया सेंटर साबित होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हुआ है, विकास और गरीब कल्याण के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडी गठबंधन की तो पोल खोली थी, लेकिन इनके हालात क्या है देखने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे ये घमंडिया गठबंधन है, एक दूसरे को इतना घमंड है, ये दिखाई दे रहा है। और उन्होंने तो इतना तक कह दिया, ये दो कौड़ी के नेताओं से जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कोई औकात नहीं है। ये कौन कह रहा है? इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। और ये दो कौड़ी के नेता, इनसे कौन बात करेगा? ये कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के आंतरिक हालात हैं। सारा रायता फैल चुका है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा है, स्नेहित पत्र मध्य प्रदेश की जनता के नाम से लिखा है। हम तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि मध्य प्रदेश उनके मन के अंदर हमेशा है। तो इसलिए हमने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, तो एक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस मध्य प्रदेश के लिए लगातार विकास की सौगात दे रहे हैं जनता के मन में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार ने डबल इंजन की सरकार केंद्र राज्य के अंदर जो काम किया है, इस ताकत पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभाओं में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। जनता के बीच आप सभी जो इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से हम उन बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि मीडिया के मित्रों को भी उचित जानकारियां जो प्राप्त होंगी वो आपके चैनल के, आपके समाचार पत्र के और अन्य माध्यमों से, आपके माध्यम से भी जमा समाज तक उन सारी बातों को पहुंचाने का प्रयास हम आप तक देंगे, आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसलिए ये मीडिया सेंटर चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के अंदर झूठ, छल, कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस कई प्रकार के झूठ बोलने का प्रयास करती है और इन झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का मीडिया का जो तंत्र है, हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, ये सब भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही, लेकिन मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच है कि कांग्रेस अपनी हार की खींच वो कहीं निकाले, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि श्रीमान बंटा डार और श्रीमान करप्शननाथ कमलनाथ ये तो मीडिया के ऊपर ही खींच निकालना शुरू कर देते हैं। मीडिया के ऊपर ही मैं देखता हूँ कई जगह पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कि हमारा पूरा नेतृत्व, हम सब लोग मिलकर के मीडिया के मित्रों के साथ जो हमारा अच्छा संबंध है और आप तक समाज के विकास के लिए एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी और उसका समाज के अंदर वातावरण बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आप सभी मीडिया के मित्रों का बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई और शुभकामना देते हुए आपके लिए इस मीडिया सेंटर में जो सामग्री उपलब्ध होगी वो आप सभी पत्रकार मित्रों के लिए भी बखूबी आप उसका उपयोग भी करेंगे और समाज को अपडेट करने का प्रयास इस माध्यम से आप। जबलपुर में रांची थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं क्लास के एक छात्र को उसके ही स्कूल में पढ़ने वाले जूनियर छात्र ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो स्कूल के बाहर से अगवा किया और फिर उसे सुनसान जगह में ले जाकर जमकर मारपीट की। घटना बुधवार की दोपहर की बताई जा रही है। पुलिस छात्र ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस में की, तो वहीं
पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं के छात्र ईशान सोनी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपने दोस्त आदित्य के साथ घर जा रहा था। इस दौरान उसके ही स्कूल में पढ़ने वाला यश सोनकर अपने साथी गुलशन सोनकर और कार्तिक के साथ उसके पास आया और मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद तीनों ही लड़कों ने ईशान को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उसे परशुराम कुंड के पास सुनी जगह में ले गया। वहां पर तीनों ने मिलकर ईशान को बेसबॉल से जमकर मारा। मारपीट में ईशान की पीठ और हाथ में चोट आई हैं। ईशान का कहना है कि सुनसान जगह में ले जाने के बाद तीनों ही लड़के उसे चाकू दिखाकर बैग की तलाशी ली और उससे रुपए मांगे। ईशान ने जब रुपए देने से इनकार किया तो बेसबॉल से तीनों की लड़कों ने जमकर पिटाई की। थाना बरेला अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या वार्ड नंबर 11 में हो गई है। मौके पर जाके देखा गया तो कुंभकर्ण बैगा नाम के व्यक्ति की चाकुओं से भूनकर हत्या की गई थी, जिसका अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पुरुषोत्तम तिवारी एवं भुवनेश्वर तिवारी को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त किया गया है। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशी जिला निर्वाचन कार्यालय जबलपुर पहुंच रहे हैं, जहां जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में व्यापक व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा देखने को मिली। तो वहीं पुलिस के द्वारा बिना आईडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर संबंधी बाकी कार्यों के लिए गेट नंबर 2 और 3 से जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट 1 नंबर से प्रत्याशियों के आने जाने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पार्किंग संबंधी व्यवस्थाएं भी पुलिस के द्वारा व्यापक तौर पर की गई हैं। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को गेट 2 से अंदर कार्यालय में पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं ओमती सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन कार्यों को लेकर पुलिस के द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और निर्वाचन कार्यालय में किए गए हैं। तो वहीं पार्किंग संबंधी व्यवस्थाएं भी पुलिस के द्वारा की जा रही हैं, जहां मुख्य गेट से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी कार्यालय में एंट्री लेंगे। वहीं कर्मचारियों और अन्य दूसरे कार्यों को लेकर गेट नंबर 2 और 3 से नागरिक कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश करेंगे। चलो जरा हम दिए गए थे भाई, आपकी कुर्सी हमने दिए कि नहीं दिए? कोई खाने का पैकेट नहीं ले लेना है, कोई पानी नहीं पिएगा, अपना पानी अपना खाना रहेगा। चलो 1 बज रहा है, तमाशा कर रहे हैं आप। खाने का पैकेट नहीं लेना, चाय नहीं पिएगा। कोई 10 कुर्सी में वो लोग बैठे हैं आपके। पूछ लो कि क्या किससे क्या बात हुई। अब मेरे पीछे गाड़ी पार्किंग आगे जाइए, गाड़ी खड़ी करिए। जब आप खाने में आते तो हम कुर्सी लेते हैं। कोई कुर्सी नहीं लेगा, मैं टू व्हीलर में वहाँ से आ करके 2 व्हीलर साइड में पार्क करेंगे, 4 व्हीलर लेफ्ट साइड में पार्क करेंगे। ठीक है, पर वो 2 नंबर गेट से है। ठीक, यहाँ पे प्रवेश नहीं देना, नहीं मतलब नहीं, क्लियर है। केवल यहाँ से कलेक्टर सा ATM कर रहा है। ठीक है,
एक्सीडेंट्स वगैरह भी नहीं जाएंगे। तो अभी ये है प्लान, 1 नंबर गेट केवल गेट के मतलब 1+4 वाले जो रहेंगे, ठीक है, हम यहीं से 1+4 इंफोर्स करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से जो भी मतलब नामांकन करने के लिए जा रहे होंगे वो और उनके साथ 4 लोग हम यहाँ से केवल उनको अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम इंफोर्स कराना अभी 2 बजे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं, हमारे इसके 3 बच्चे, इसके 2 बच्चे हैं। मोटरसाइकिल आ रही है आप सब लोग आ जाओ। ये गाड़ी का मालिक कौन है? फॉर्म उठाया जा रहा है यहाँ पे, किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था और किस प्रकार आज दिनांक से नामांकन के व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नामांकन का दिनांक आज से है, तो अभ्यर्थी जो भी नामांकन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए पृथक से जितने 8 विधानसभा के आरओ यहीं कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए हैं तो उनके लिए पृथक व्यवस्थाएँ की गई हैं और साथ में जो भी शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए पृथक व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो वो सारा अरेंजमेंट ही किया गया है। सर, पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्थाएँ की गई हैं? पार्किंग बिल्कुल, पार्किंग के लिए भी गेट नंबर 2 से जो भी व्हीकल्स वगैरह उन पर प्रवेश करके और वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। जबलपुर की लाडगंज पुलिस ने अवैध पिस्तौल को बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक गोल्डन कलर की पिस्तौल भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि विजयनगर शताब्दीपुरम के पास एक युवक संदिग्ध हालत में खड़ा है जिसके पास एक गोल्डन कलर की पिस्तौल रखी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक संदिग्ध हालत में घूमने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उसकी तलाशी लेने के दौरान उसके पास गोल्डन कलर की पिस्तौल निकली। सीएसपी रितेश कुमार शिव का कहना है कि सुनील डहरवाल जो कुरई निवासी का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास अवैध हथियार को बेचने के दस्तावेज, मोबाइल बरामद किए हैं। बड़ा भाई जी सर। थाना लाडगंज के पुलिस स्टाफ एवं क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शताब्दीपुरम ए ब्लॉक में कोई व्यक्ति पिस्टल लिए हुए है। सूचना पर टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति जिसने अपना नाम सुनील डहरवाल बताया, जो थाना कुरई जिला सिवनी का रहने वाला है, उसकी जामा तलाशी लेने पर उसके पास एक गोल्डन रंग की पिस्टल बरामद हुई है। उसके मोबाइल में पिस्टल बेचने के संबंध में स्क्रीनशॉट था, जिसे जब्त कर 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। कहाँ से लाया था?
ये प्रकरण पंजीबद्ध कर अभी विवेचना जारी है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये मूलतः ग्राम बोरमारा, तहसील कुरई, थाना कुरई, जिला सिवनी का रहने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जहां जबलपुर की 2 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम की दूसरी लिस्ट भी शामिल की गई है। जहां जबलपुर पनागरी विधानसभा से राजेश पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विनोद श्रीवास्तव की नाराजगी सामने आई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम एक पत्र लिखते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जहां कांग्रेस नेता विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार पिछले 15 वर्षों से वह पनागर विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति को पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया, जिसको पूर्व में पार्टी के द्वारा पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित किया गया था। वहीं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि राजेश पटेल के द्वारा पनागर विधानसभा में लगातार कांग्रेस को हराने के लिए कार्य किया जाता था, जिसको लेकर कई बार पार्टी भी प्रदेश नेतृत्व तक शिकायत की गई है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजेश पटेल को टिकट दी गई। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि वह कांग्रेस की विचारधारा को लेकर पनागर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। जहां भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर के बीच अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनोद श्रीवास्तव पनागर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आरोप सिस्टमेटिक लगाए हैं, कहीं एक भी आरोप ऐसा नहीं है कि झूठा हो। हाँ, सारे जो है जो हुआ है सबने देखा है। कौन कमेटी काम करेगी, अभी कौन कमेटी काम नहीं करेगी। अभी कांग्रेस की कमेटी है, जो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं उनको हटाकर नए लोगों को रखना। तो आप दबाव तो डाल नहीं सकते किसी की, आपको आप भले बात कर लड़ेंगे तो अपन इससे तबले कर रहे हैं। हाँ, मतलब अपन जो है उसके माध्यम से मैनेज किया। माननीय कमलनाथ जी को इसकी जानकारी नहीं है। भैया रणनीति ये है कि टिकट मांगने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि एक विधानसभा में एक ही व्यक्ति को टिकट मिल सकती है, ऐसी स्थिति में मुझे टिकट न मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा आरोप, मुझे टिकट ना मिलने से दुखी नहीं हूँ मैं, और मुझे टिकट ना मिलने से मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जो मुख्य वजह है, आप चूँकि जानते हैं, आप सारे कार्यक्रमों में मेरे रहे हैं, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, नारी सम्मान हो, 30,000 बुजुर्गों का मैंने सम्मान किया साल श्रीफल के साथ, 10 से 15,000 20,000 महिलाओं का सम्मान किया। धर्म के विकास के लिए मैंने ढोलक मजीरे लगभग 15 साल से बांट रहा हूँ। लोगों की मौत है, मिट्टी है, बीमारी है, स्कूल है, इसमें मदद कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी से मैंने टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दी है, मैं उस व्यक्ति को कांग्रेस का नहीं मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि पहली बार माननीय इंदु तिवारी जी, वर्तमान में जो इंदु सुशील तिवारी जी विधायक हैं, इनको मंडी अध्यक्ष का चुनाव जिताने वाला राजेश पटेल है। उनके समर्थन में इसने अपना फॉर्म उठाया था। विजय कांति जी को चुनाव हराने वाला भी राजेश पटेल है। रूपेंद्र पटेल को चुनाव हराने में भूमिका निभाने वाला राजेश पटेल है। सम्मति सैनी को चुनाव हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति अगर कोई है, वो राजेश पटेल है। जिला पंचायत में पूर्ण बहुमत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनवाने वाला भी राजेश पटेल है। पनागर में ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस का बन सकता था,
जनपद पंचायत पनागर का जनपद अध्यक्ष पनागर का बन सकता था। हमारा छोटा भाई मनीष पटेल चुनाव लड़ना चाहता था। इन्होंने हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किया और कहा कि सैलू पटेल जो कि रिश्ते में इनका भांजा है, जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाएगा, इसलिए मनीष पटेल को चुनाव न लड़ने दिया जाए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निर्देश दिया मनीष पटेल को कि आप अध्यक्ष का चुनाव का फॉर्म नहीं भरेंगे। बहुमत होने के बाद मनीष पटेल को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने दिया और परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सैलू पटेल जो कि इनके भांजे हैं, ये चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने घोषणा किया कि वो भाजपा में थे, भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। राजेश पटेल जी मेरे मामा हो सकते हैं, लेकिन उनके कहने में मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा भोंकते हुए इन्होंने पनागर जनपद पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया। उपाध्यक्ष हमारा जो कुशनेर का जनपद सदस्य है, उसको सर्वसम्मति से बनाए जाने की बात हुई थी, चिट निकाली गई थी तो उसका नाम निकल कर आया था। लेकिन जब अध्यक्ष इनका बन गया तो ये उस चिट से मुकर गए और इन्होंने उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनाने का काम किया। तो जो हमारे तीन विधायकों को हराए, जो हमारे जिला पंचायत को हराए, जो हमारे जनपद पंचायत में हमारे आदमी को जीतने न दे, कांग्रेस को न जीतने दे, वो भला कैसे कांग्रेसी हो सकता है? ये प्रश्न पूछता हूँ मैं आप सब पत्रकारों से। ऐसा व्यक्ति कांग्रेसी नहीं हो सकता है। और इन सब आरोपों में हमारे पूर्व पर्यवेक्षक मुकेश नायक जी ने की रिपोर्ट पर माननीय कमलनाथ जी ने राजेश पटेल जी को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया था। फिर अप्रोच लगाने के बाद वो निष्कासन निरस्त नहीं हुआ, आज तक वो स्थगित हुआ है। तो जो व्यक्ति आज भी कांग्रेस पार्टी से निष्कासित है, जिसका आपने निष्कासन खत्म नहीं किया है, उसको कांग्रेस पार्टी की टिकट आप कैसे दे सकते हो? तो मैं कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को टिकट दिए जाने का समर्थन करता हूं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे जो वास्तव में कांग्रेस के सिपाही हैं। वीरेंद्र चौबे जी हैं हमारे, आदरणीय बड़े भाई हैं हमारे, राधेश्याम चौबे हैं जो इतने दिन से जिला अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बहुत सारे पदों में रहे हैं। आप उनको दे देते, आप जो है प्रमोद पटेल जी को दे देते, हमारे 3 बार के पार्षद हैं। आप पूर्व नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष जो हैं जितेंद्र सिंह ठाकुर जी को दे देते, पूर्व नगर पालिका पंचायत के अध्यक्ष पनागर के जो है शरद खजांची जी हैं उनको दे देते, सुनील उपाध्याय जी को दे देते, माननीय सत्येंद्र यादव जी जिन्होंने हर बूथ में जाकर अपना संगठन तैयार किया उनको दे देते। आप किसी भी कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति को अगर आप टिकट देते तो मुझे टिकट नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हृदय के साथ उसका काम करता और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने का काम करता। आज पनागर विधानसभा में सुशील तिवारी इंदू जी का भारी विरोध है और कांग्रेस का कोई भी आदमी, कोई भी सिपाही अगर चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से इंदू तिवारी जी को पराजय होना पड़ता। मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे में भारतीय जनता पार्टी विधायक जी के बी टीम को टिकट दिलाकर ए टीम भाजपा की बी टीम से चुनाव लड़ने का काम करने जा रही थी। ये WW का गेम होने जा रहा था। हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पास पंजा सिंबल नहीं है कांग्रेस का, लेकिन हम कांग्रेस की विचारधारा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे विधानसभा में और कांग्रेस की विचार ए टीम और बी टीम दोनों को हराकर कांग्रेस की विचारधारा को विजयी बनाने का काम करेंगे हम। जबलपुर में रांची थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं क्लास के एक छात्र को उसके ही स्कूल में पढ़ने वाले जूनियर छात्र ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो स्कूल के बाहर से अगवा किया और फिर उसे सुनसान जगह में ले जाकर जमकर मारपीट की। घटना बुधवार की दोपहर की बताई जा रही है। पुलिस छात्र ने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस में की, तो वहीं पुलिस ने तीनों छात्रों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी। सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं के छात्र ईशान सोनी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपने दोस्त आदित्य के साथ घर जा रहा था। इस दौरान उसके ही स्कूल में पढ़ने वाला यश सोनकर अपने साथी गुलशन सोनकर और कार्तिक के साथ उसके पास आया और मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद तीनों ही लड़कों ने ईशान को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उसे परशुराम कुंड के पास सुनी जगह में ले गया। वहां पर तीनों ने मिलकर ईशान को बेसबॉल से जमकर मारा। मारपीट में ईशान की पीठ और हाथ में चोट आई हैं। ईशान का कहना है कि सुनसान जगह में ले जाने के बाद तीनों ही लड़के उसे चाकू दिखाकर बैग की तलाशी ली और उससे रुपए मांगे। ईशान ने जब रुपए देने से इनकार किया तो बेसबॉल से तीनों की लड़कों ने जमकर पिटाई की।
यहाँ पे दर्द है। जी दर्द है जी यहाँ नाम जो है ना, नाम नहीं बताया ना, इसलिए सर, स्कूली छात्र में कुछ विवाद हुए हैं, कौन सा स्कूल है और क्या कौन से छात्र के साथ? सेंट जोसेफ स्कूल में 11वीं के छात्र की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम करके पंजीबद्ध किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर की गई है। उनके संबंध में तलाश पतासाजी की जा रही है। जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ घटना हुई थी आपके बेटे के साथ, क्या हुआ है पूरा घटना? हमको 3 बजे के लगभग जानकारी लगी कि अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया, बल्कि इसकी मम्मी ने बोली हमसे कि यस ईशान अभी तक स्कूल से लौटा नहीं। मैंने कहा खाना खा के अपन फिर पता करते हैं, क्योंकि फ़ोन तो लेके जाता नहीं वो। जब हम लोग खाना खा ही रहे थे उसी समय इसका आना हुआ और इसने बताया कि ऐसी ऐसी चोट लगी। मैंने पीठ में देखा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और कान के पीछे भी इसको मारा गया। इसने डिटेल बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और जो लड़कों ने इसको मारा है कोई सोनकर लड़का है। इससे पहले भी वहाँ स्कूल के इसके एक दोस्त को चाकू मार चुके हैं। अब ऐसे मुजरिम अगर खुलेआम स्कूल के दायरे में घूमेंगे तो वो तो रोज़ की ये घटना घटती रहेगी और पुलिस प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उसका खामियाजा स्कूल के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वहाँ से बच्चियाँ स्कूल की निकलती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है। आज ये लड़के के साथ घटना घटी है और भी लड़कों के साथ घटना घटी है। मेरा ये मानना है कि पुलिस अगर इस ओर ध्यान देगी तो आगे ये घटना ना घटेगी और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि ये सुरक्षित रह सकें जो स्कूल के पढ़ने वाले छात्र हैं। नाम बता। मैं यतेंद्र सोनी। जबलपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के ससुर और उनकी पत्नी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करती हैं। ऐसे में स्ट्रांग रूम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय बनना संदेह के घेरे में नजर आता है। वह किसी विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य भी चल रहा है जहां मजदूरों का आना जाना लगा रहता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम कृषि विश्वविद्यालय में नहीं है, जहां CCTV कैमरे में अभी तक नहीं लगाई गई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को स्ट्रांग रूम को कहीं अन्य स्थान पर बनाना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश को भी स्ट्रांग रूम के संबंध में ईमेल के जरिए शिकायत दी गई। अंशु अच्छी जगह है। अंचल आ जाओ। मोबाइल में फोटो मनोज भी यहीं पे है। बहुत लोग
बात कर लें चले। वो तो मुझे मालूम है सीबी मनोज को भी बाकी दर्ज कराना है। नहीं चलो से बोलती है कोई भी ले लेता है, कोई भी ले लेता है। अंशु अच्छी जगह है भाई। अब अंचल आ जाओ। तुमको व्हाट्सएप भी कर देना। देखो सर, ये हमारी इसमें आपत्ति है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो स्ट्रॉन्ग रूम बने भैया सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन है सर, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कैमरे की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, उनकी ससुर वहाँ पे कुलपति है, उनकी पत्नी भी वहाँ पढ़ाती है। इसलिए कांग्रेस विधि विभाग ये ज्ञापन के माध्यम से आपसे आपत्ति अपनी दर्ज करा रही है कि स्ट्रॉन्ग रूम एमएलबी कॉलेज में बनाया। ना सर वहाँ कैमरे की व्यवस्था है, ना वहाँ अंडर का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी दोनों का आना जाना वहाँ लगा रहता है। और शहर के बहुत साइड में है एमएलबी कॉलेज, जहाँ हमेशा बना है। कांग्रेस लीगल सेल के द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, उनके ससुर वहाँ पे कुलपति है, उनकी पत्नी भी वहाँ पढ़ाती है। इसलिए कांग्रेस विधि विभाग ये ज्ञापन के माध्यम से आपसे आपत्ति अपनी दर्ज करा रही है कि स्ट्रॉन्ग रूम एमएलबी कॉलेज में। ना सर वहाँ कैमरे की व्यवस्था है, ना वहाँ अंडर का कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मजदूरों का आना जाना वहाँ लगा रहता है। और शहर के बहुत साइड में है। हम कांग्रेस लीगल सेल के द्वारा दिल्ली में और मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी को भी ईमेल के माध्यम से और आउट भी पड़ेगा सर, शहर से बहुत आउट है। आप लोग वो कट रहे हैं वहाँ। बहुत आउट में है। से मामले हैं और चुनाव पारदर्शिता है। बेटा जिसने मेरी पुलिया थी ना, मेरा ब्याह मैया तो वो क्या बोले थे, कलेक्ट्रेट कार्यालय आए थे, आप क्या मांग है? आज नगर कांग्रेस विधि विभाग के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जो 17 नवंबर का चुनाव है उसका स्ट्रांग रूम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के ससुर कुलपति हैं और उनकी पत्नी भी वहाँ पढ़ा रही है। ऐसी स्थिति में चुनाव पूरी तरीके से पारदर्शिता से होना संभव नहीं है। दूसरी बात, सुरक्षा की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी पूरी टीम आज पूरा वहाँ दौरा करके आई है, पूरा वहाँ देख के आई है। वो बिल्डिंग जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया जा रहा है वहाँ पे सीसीटीवी कोई व्यवस्था नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे मजदूरों का आना जाना लगातार हो रहा है वहाँ पे। ऐसी स्थिति में 17 नवंबर का चुनाव और आगे काउंटिंग तक ईवीएम मशीन की सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह है।
हमारी कांग्रेस लीगल सेल की ये मांग है कि पूर्ववत की तरह MLB स्कूल में स्ट्रांग रूम जैसा बनाया जाता था वैसे ही बनाया जाए। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम है? यदि कांग्रेस लीगल सेल की मांग पूरी नहीं होती है तो हम अपने परिजनों से संबंध में मार्गदर्शन लेके आगे की रणनीति बनाएंगे। जी, हम लोग के द्वारा कांग्रेस लीगल सेल की टीम के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त भारत और मध्य प्रदेश मुख्य चुनाव अधिकारी को ईमेल के माध्यम से भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी गई है। अजय दुबे। नवरात्रि का त्योहारों और गरबे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। माँ भगवती की 9 दिन की आराधना के साथ साथ भक्ति माँ भगवती के साथ गरबे का कार्यक्रम भी करते हैं। आपको बता दें कि गरबे के कार्यक्रम के दौरान भक्त रंग बिरंगी पोशाक में नजर आते हैं। नवरात्रि पर्व के चलते चारों ओर भक्तों की धूम मची हुई है। माता रानी को मनाने के लिए लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर गरबे का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के रुचि स्टेट कॉलोनी में भी गरबा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि में लोग गरबा करने को लेकर बेहद ही उत्साहित रहते हैं। वे इसकी तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। रुचि लाइफ स्केप्स में 2017 से नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है, जहां 800-1000 रहवासी इस आयोजन में शामिल होते हैं। तो वहीं गरबा आतिशबाजी के साथ रावण दहन और 9 दिनों तक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहता है, जहां बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों के लिए कुछ ना कुछ होता जरूर है। इस आनंदमय माहौल में कॉलोनी में अलग समा होता है, जहाँ कॉलोनी के रहवासियों के चंदे से पूरी तैयारियां की जाती हैं। तो वहीं यहाँ रोजाना अलग अलग वेशभूषा पहनकर युवक युवतियां पूरे उत्साह के साथ अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होते हैं।
मेरा नाम उमेश जाधव है। जी, असल में हम सिर्फ गरबा ही नहीं कराते, हमारी रुचि लाइफस्केप में 9 दिन प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं और बहुत भव्यता के साथ सारे कार्यक्रम मनाए जाते हैं और सभी रहवासी बहुत ज़ोर शोर से, बहुत उत्साह के साथ इनमें भाग लेते हैं। और प्रतिदिन कार्यक्रम होते हैं जिसमें गरबा 2 दिन होता है। जैसे अभी 19 और 20 तारीख को हमने 2 दिन गरबा रखा है। पहले दिन गरबा प्रतियोगिता है और दूसरे दिन गरबा फ्री राउंड है। जी, इसमें क्या कुछ प्राइज देते हैं? श्रीवास, रुचि लाइफस्केप से, दुर्गा उत्सव समिति से हूँ। मैं 2016 से यहाँ गरबा का प्रशिक्षण भी दे चुकी हूँ। 3 वर्ष मैंने प्रशिक्षण दिया है। उसके बाद हमने टीचर की व्यवस्था की है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। करीब 160 पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ नृत्य कर रहे थे। और गरबा हमारा मतलब सबसे, नवरात्रि बोले तो गरबा उत्सव मतलब नहीं बनाए तो नवरात्रि अधूरी रहती है। तो इसीलिए हम लोग हर वर्ष इसका संचालन करते हैं और हम लोग व्यवस्था देखते हैं। मेरे साथ मेरे सहभागी भी हैं 2-3 जो हम लोग मिलकर व्यवस्था देखते हैं। 1 महीने से प्रशिक्षण चल रहा है और वहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशंस वगैरह करते हैं और बराबर बाकायदा हम लोग के, आप देखिए पार्टिसिपेंट्स की पासेस हैं, नंबर दिए गए हैं। हमारे जजेस को नहीं पता है कि कौन से पार्टिसिपेंट का क्या नाम है, वो केवल नंबर पे जजमेंट दे रहे हैं। हमारे इसमें 3 कैटेगरीज है, एक 13 से 25 साल तक की, जिसमें हम लोग गरबा प्रिंसेस, बेस्ट डांसर, बेस्ट गरबा मूव्स, एनर्जी, ये सब देखी जाती है। जो आप पार्टिसिपेट, इसमें गरबा महारानी का प्राइज़ होता है, एक गरबा क्वीन होता है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी होती है। इस प्रकार से इसमें प्राइज़ बांटे जाते हैं और इसकी जो तैयारी होती है वह हमारी यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो 1 माह पूर्व से ही चालू कर देती हैं और उसी के कारण उनमें इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन निकल के आता है, तो बहुत अच्छा माहौल एक बनता है। कितने सालों से कर रहे हैं? उत्साहित तो अति उत्साहित है। हम लोगों ने 1.5 महीने पहले से इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी, जैसा हम लोग हर वर्ष करते हैं। और दिन प्रतिदिन हमारी पूरी कॉलोनी के लोग ही इसमें सहभागिता हर तरह से अपनी दे रहे हैं। इस बार भी हम लोग करीबन, हमको 3 कैटेगरीज करनी पड़ी और फिर एंट्रीज रोकनी पड़ी सीनियर्स की कि आपको दिक्कत हो सकती है। 180-160 अराउंड अभी हमारे पार्टिसिपेंट इसमें हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग एंट्री पास रखते हैं, जो कि हम लोग राशि लेते हैं या जो सहयोग राशि मिलती है तो हम लोग घर घर खुद ही अपना कूपन वहाँ पहुँचाते हैं, जो कि टैग के साथ उनको मिलता है और उसी के साथ हम लोग टैग बैंड लगाते हैं, फिर उनको आने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अति उत्साह से और सभी के सहयोग से इसको और जोश शोर से हम लोग करेंगे। कर रहे हैं 6 वर्ष हो गए हैं। कोविड के दौरान 1 वर्ष हमारा छूटा, बाकी हम हमेशा जब से 7-6 साल से कर रहे हैं। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जी, अभी गरबा में 160 लोग के आसपास हैं प्रतिभागी और बाकी आपको बताऊं तो हमारी कॉलोनी जो है 1500 मतलब यहाँ पे परिवार रहते हैं, निवास करते हैं, तो 2 से 3 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं और गरबा हो चाहे कोई भी कार्यक्रम देखते हैं, उनका आना जाना रहता है। ये कॉलोनी के ही लोग हैं? जज हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो रहा है। हम लोग यहाँ पे उनका कॉस्ट्यूम, डांस, प्रॉप और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे वो स्माइलिंग फेस उनका है कि नहीं, वो एट्रैक्शन उनका कंटिन्यू बना हुआ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को फोकस में रखते हुए हम लोग पूरा जजमेंट कर रहे हैं। बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 160 लोगों में से कोई 3 लोगों को चुनने में कितनी बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ने वाली हूँ यहाँ पे। डॉक्टर अमित दुबे, रुचि का रेजिडेंस हूँ मैं, और ये गरबा महोत्सव सालों से हमारे यहाँ चल रहा है और इसमें जो हमारी समिति है, नव दुर्गा समिति है, इन सबका विशेष सहयोग रहता है। बहुत मेहनत करते हैं सभी। लगभग 1 महीने से सारी महिलाएं शाम को प्रैक्टिस कर रही हैं। वो बड़ी एनर्जेटिक माँ की भक्ति करती हैं। ये 9 दिन हमारे कॉलोनी के रहवासी, स्पेशली जो हमारी महिलाएं मातृशक्तियाँ हैं, वो इस आराधना को पूरे तन मन धन से करती हैं।